नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और भी प्रगाढ़ हो और भी मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए आप शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की बड़ी बड़ी खबरों पर नज़र। कोरोना से संक्रमण तेज हुआ, छूट से रफ्तार बढ़ने की आशंका। बनर्जी ने राहुल से कहा, अमेरिका जैसे आर्थिक पैकेज की ज़रूरत। महाराष्ट्र में 1 साल तक विकास कार्य नहीं, बाकी राज्य भी संकट में। इंस्टाग्राम चैट में गैंग रेप की बात करने वाला लड़का गिरफ्तार। घाटी में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, उल्टे कई गुट एक हो गए। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें और अब इन खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर लेते हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले की संख्या 46,433 हो चुकी है और मरने वालों की संख्या 1568 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 3900 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 195 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अब तक के लिए एक दिन में होने वाली सबसे बड़ी संख्या है। ऐसे में लॉकडाउन में भी ढील दे दी गई है, जिससे कोरोना के मामलों की बाढ़ आना लगभग तय है। 2 मार्च के बाद से कोरोना के मामलों में लगातार तेज़ी आई थी, लेकिन लॉकडाउन के दूसरे चरण ने इस पर लगाम लगाई और अप्रैल के अंत तक कोरोना के मामले करीब 35,000 ही तक हो पाए। इससे ये तो साबित हो गया कि बिना लॉकडाउन के कोरोना को रोकना मुमकिन नहीं है। लेकिन सरकार को लॉकडाउन में ढील देनी पड़ रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक होती जा रही है। यानी आगे कुआं पीछे कुआं खाई वाली स्थिति है। वास्तव में अब तो लॉकडाउन की नीति पर भी प्रश्न लगाए जा रहे हैं। अब ये प्रश्न किया जाने लगा है कि इतने सारे मजदूरों को लॉकडाउन में 40 दिन तक फंसाकर आपने क्या हासिल कर लिया। अगर इनको पहले ही भेज दिया जाता तो अब जो बड़ा खतरा पैदा हुआ है, जबकि संक्रमण पूरे देश भर में ज़्यादा फैल चुका है, तो ये आशंका बढ़ाने वाला कदम है। अब आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं, जहाँ पर भीड़ टूट पड़ रही है, बहुत सारी गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं। तो एक तो जो पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था आनन फानन में, उसको लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा कि अब जो लॉकडाउन में ढील दी जा रही तरह तरह की, उससे एक बड़ा सवालिया निशान लगता है कि कहीं हम अब ज़्यादा संक्रमण के लिए गुंजाइश तो नहीं पैदा कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक लॉकडाउन की वजह से हमने जो कोरोना को एक हद तक कंट्रोल कर लिया था, अब वो बेलगाम हो जाए और चारों तरफ फैलने लगे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अब लोगों का मूवमेंट शुरू हो चुका है। लोग इधर से उधर जा रहे हैं, दुकानों में दफ्तरों में जाना शुरू हो गया है और ये एक बड़ी चुनौती होगी ऐसे में कोरोना को कंट्रोल करने की। लेकिन दूसरा इसका पक्ष ये भी है कि अर्थव्यवस्था जो कि ठहरी हुई है पिछले 40 दिनों से, अगर उसको गतिशीलता नहीं मिली तो दूसरे तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बेरोजगारी, भुखमरी, और इनसे जूझना फिर एक नया चुनौती हमारे सामने होगी, जिससे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम यही देख रहे हैं कि 40 दिनों के लॉकडाउन से तमाम जो राज्यों की स्थिति वो खस्ता हाल होती जा रही है, उनके पास पैसे नहीं बच रहे हैं। तो अगर आने वाले दिनों में ज़्यादा दिनों तक लोगों की मदद करनी पड़ी तो कैसे होगा। तो ये कहना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सरकारें इस तरह के अंतर्द्वंद में फंस गई हैं, धर्म संकट में फंस गई हैं कि क्या करें और क्या न करें। इसीलिए जो लॉकडाउन वाली पूरी रणनीति है वो भी क्वेश्चन के घेरे में आ रही है। जो दूसरे देश हैं, जैसे दक्षिण कोरिया है जिसने लॉकडाउन पूरे देश में नहीं लगाया, इसी तरह से कई और देश हैं जो पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन न लगाकर जहाँ जहाँ कोरोना फैल रहा है वहाँ लॉकडाउन के ज़रिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित ना हो।
चीन ने भी ऐसा किया था कि वुहान और उसके आसपास की जगहों को लॉकडाउन किया था और वहीं उसको ख़त्म कर दिया। तो ये देखने की बात है कि जो केंद्र सरकार ने आनन फानन में पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी, उससे हमें क्या हासिल हुआ, कोरोना को किस हद तक हम कंट्रोल पर कर पाए और अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान उससे पहुंचा है, इसके आकलन की बहुत ज़रूरत हो गई है। और ये ऐसा प्रश्न है जो बहुत उलझनों से भरा है। ये सीधा सीधा इसके जवाब मिलने मुश्किल हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि केंद्र सरकार ने बहुत ज़्यादा विचार विमर्श के बाद वो कदम नहीं उठाया था। उसने बहुत स्टडी नहीं की थी, एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली थी। और जाहिर है कि जो इस सरकार की आदत है आनन फानन में फैसला करने की, और उसके नुकसान फिर देश दूर तक लंबे समय तक भुगतता है, जैसे नोटबंदी और जीएसटी के हम परिणाम आज तक भुगत रहे हैं, उसी तरह से इसके भी भुगत सकते हैं। धारा 370 के परिणाम भी हमें कभी ना कभी भुगतने पड़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार के कामकाज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके काम करने के तरीक़ों को भी बताते हैं, और देश के सामने उससे जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उनको भी बताते हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में भी ये द्वंद्व है ट्रंप सरकार के सामने कि लॉकडाउन को कितना बढ़ाएं, अर्थव्यवस्था को कितना खोलें, लेकिन ट्रंप के नेतृत्व के बारे में भी वही सवाल उठ रहे हैं कि वो एक्सपर्ट से राय लेने के बजाय अपनी मनमानी कर रहे थे। तो वहाँ भी वो समस्या उसी तरह से पैदा हुई जैसे हमारे देश में। तो अब आने वाले दिनों में हमारी नज़रें रहेंगी, हमें ये चिंता रहेगी कि कहीं कोरोना का संक्रमण, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी कि बड़े पैमाने पर एक विस्फोट के रूप में पूरे देश को कहीं अपने शिकंजे में न ले लें, बड़ी तादाद में लोग संक्रमित ना हो और बड़ी तादाद में मौतें ना हो। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने राहुल गांधी से कहा है कि भारत को अमेरिका की तरह बड़े प्रोत्साहन पैकेज की ज़रूरत है। हमने अब तक पर्याप्त आर्थिक पैकेज नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 10% पैकेज दिया है, लेकिन हम अभी तक करीब 1% पर ही हैं। बनर्जी ने कहा कि देश में मांग को फिर से जीवित करना बहुत ज़रूरी है, साथ ही निचले तबके के 60% लोगों के हाथों में ज़्यादा धन देने में भी कोई बुरा नहीं हो जाएगा। बकौल बनर्जी, देश में हर किसी को अस्थायी राशन कार्ड दिया जाना चाहिए और इनका इस्तेमाल उन्हें रुपए, गेहूं और चावल देने के लिए किया जाने लगा चाहिए। तो अभिजीत बनर्जी और उसके पहले रघुराज रामन भी इस तरह की एडवाइस दे चुके हैं, सलाह दे चुके हैं, सुझाव दे चुके हैं राहुल गांधी के साथ बातचीत के दौरान ही कि हमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के हाथों में पैसे रखने पड़ेंगे, उनको मदद देना पड़ेगा ताकि वो अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करें। जब लोगों के हाथ में पैसे होंगे, वो खर्च करेंगे, तभी मैन्युफैक्चरर उत्पादन करेंगे और उत्पादन बढ़ेगा तो इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन ये सरकार पता नहीं किस अभी धर्म संकट में फंसी हुई है। इतनों दिनों से ये चर्चा चल ही रही है कि कैसे वो प्रोत्साहन पैकेज बनेगा, कब आएगा। 2-3 मीटिंग्स की खबरें भी आ चुकी हैं और करीब 1.5 महीने गुजर चुके हैं और 1.5 महीने में अभी सरकार कुछ तय नहीं कर पाई है। जो शुरू में एक आध पैकेज की घोषणा हुई थी, उसके बाद से एक तरफ से दिख रहा है कि सरकार क्या कर रही है, क्या करने वाली, इस बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। और ये हमारी न तो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है और ना ही आगे के लिए जो कोरोना से लड़ने की रणनीति है उसके मामले में भी कोई मददगार साबित हो सकती है। तो जो दुनिया भर के बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनकी बात पर सरकार को गौर करना चाहिए। देखना चाहिए कि अगर अमेरिका अपनी जीडीपी का 10% खर्च कर रहा है अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने के लिए, उसको उबारने के लिए, तो हम कितना अधिकतम कर सकते हैं। सरकार के पास खजाना है, विदेशी मुद्रा है, उसने बाहर से लोन भी बड़े पैमाने पर लिया है। आखिरकार उसको रखकर वो क्या कर रही है। और पेट्रोल और डीजल के दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 0 तक चले गए थे, तब भी उसने उनके दामों में बढ़ोतरी का क्रम जारी रखा। तो सरकार को कमाई हो रही है, सरकार के पास धन है, लेकिन वो सरकार किस तरह से खर्च करेगी और किन पर खर्च करेगी। अगर कोई वो प्रोत्साहन पैकेज उठा के सीधे उद्योगपतियों की जेब में डाल देती है तो उसका उसी तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा जैसे पिछले साल अक्टूबर में उसने कारपोरेट टैक्स में एक बड़ी कटौती की थी और
उसका कोई भी असर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक नहीं पड़ा, नहीं दिखा। जो कारपोरेट घराने थे उन्होंने उस छूट का फ़ायदा अपने हित में कर लिया, अपनी जेब में डाल लिया, और आगे जो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो निवेश करके गतिशीलता प्रदान करेंगे उद्योग अर्थव्यवस्था को, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार की दृष्टि सही हो, पैकेज बड़ा भी हो और कहाँ जाना है इसका भी सही निर्धारण वो कर पाए, तभी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपना निवेदन एक बार फिर से आपसे दोहराना चाहूँगा कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं, वहाँ एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हम चाहते हैं कि हमारा आपका रिश्ता और भी प्रगाढ़ हो, मजबूत हो। इस गतिविधि से, इस कार्रवाई से हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए अब बाकी की खबरों का विश्लेषण शुरू करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि अगले साल मार्च तक विकास का कोई भी नया काम शुरू नहीं होगा और ना ही नौकरियों में कोई नई भर्ती की जाएगी। उसने 2020-21 के लिए विकास कार्यों में 67% कटौती की घोषणा की है, जो 1960 में राज्य बनने के बाद से पहली बार हुआ है। 2 महीने पहले ही महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने 4.34 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जो पिछले बजट से 4.1% ज़्यादा था। लेकिन कोरोना संकट ने राज्य की कमर तोड़कर रख दी है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस के संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित है। महाराष्ट्र में भी लाखों लोगों को रोजगार देने वाली मुंबई की हालत बहुत ही नाजुक है। लेकिन केवल महाराष्ट्र ही नहीं, देश के दूसरे राज्य भी राजस्व को लेकर चिंता में हैं। लॉकडाउन के कारण सारे काम धंधे रुक गए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी कहा है कि अगर लॉकडाउन में ढील नहीं दी गई तो वो कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाएंगे, उनके पास राजस्व नहीं बचा है। तो जो राज्य सरकारों को इनकम होती थी, कमाई होती थी उद्योग धंधों के ज़रिए या दूसरी गतिविधियों के ज़रिए, वो एकदम से पिछले 45 दिनों से ठप हैं। और उसकी वजह से और फिर दूसरे खर्चे भी आ गए हैं इतने पैमाने पर। कहीं मज़दूरों को की देखभाल करनी पड़ रही है, कहीं जो मेडिकल की सेवाएं हैं उनमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ा, वहाँ पर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो राज्य सरकारों के सामने बड़ी चुनौती आ गई है कि एक तो कोरोना से लड़ना है, दूसरा अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। अब वो इस हालात में पहुंच गए हैं कि अपने को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे वो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएं ताकि वो सरवाइव कर सकें, सस्टेन कर सकें। केंद्र सरकार ने इस मामले में उनकी बहुत मदद नहीं की है अभी तक। केंद्र सरकार से उम्मीद थी कि उनकी जो बकाया राशि है वो उनको देगा और इसके अलावा जो ये नई चुनौतियाँ आई हैं उसके लिए भी फंड देगा। लेकिन केंद्र सरकार का रवैया अभी तक बहुत ही नकारात्मक रहा है। उसने कोई बहुत मदद करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है और ये बड़ा इसका दुखद पहलू है इस पूरे कोरोना क्राइसिस का। बहरहाल ये जो शराब की दुकानें खोलने का निर्णय था उसका भी एक मकसद यही था कि राज्य सरकारों को बहुत आय होती है शराब की बिक्री से, तो उससे कम कुछ रेवेन्यू आएगा तो राज्य सरकार अपनी गतिविधियां चला पाएंगे। अब हालांकि दूसरे इस फेज़ में तीसरे फेज़ में कुछ किया गया है। कुछ गतिविधियां का जहां ग्रीन जोन है वहां पूरी गतिविधियों की छूट दी गई है, ऑरेंज जोन में कुछ दी गई है। तो वहाँ गुंजाइश बन रही है कि आर्थिक गतिविधियाँ शुरू होंगी और राज्य सरकारें अगर उसे ठीक ढंग से चला पाएँ तो उनके पास रेवेन्यू आना शुरू होगा। लेकिन दूसरी तरफ उनके सामने ये भी खतरा खड़ा है कि कहीं जो रेड जोन में संक्रमण है वो बाकी जोन में भी ना पहुंच जाए और वहाँ भी वो कोरोना से लड़ने में उनको जूझना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियां फिर से ठप हो सकती हैं। तो राज्य सरकार जिस तरह से इस समय इस आर्थिक संकट में डूब रही हैं उनको भी बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि वही हैं जो कोरोना से अपने अपने राज्यों में लड़ रही हैं। अगर उन्हें मदद नहीं मिली, आर्थिक मदद नहीं मिली, तो एक और बड़ी समस्या खड़ी होने जा रही है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। इंस्टाग्राम पर बॉयज़ लॉकर रूम पर अश्लील चैट के मामले में एक आरोपित छात्र का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस
उससे इस संबंध में पूछताछ कर रही है। बता दें कि पुलिस ने बॉयज़ लॉकर रूम से जुड़े होने की वजह से इस स्कूली छात्र को पकड़ा था। पुलिस इस ग्रुप से जुड़े सभी 21 छात्रों की पहचान कर चुकी है। बताया जा रहा है कि सभी 21 छात्रों से पूछताछ की जाएगी और फिर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सोमवार को पूरा मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी थी। बॉयज लॉकर रूम इंस्टाग्राम पर बनाए गए एक अकाउंट का नाम है। इस पर कुछ स्कूली छात्रों ने न केवल अश्लील चैट कर रहे थे, बल्कि वे इस ग्रुप में लड़कियों की फ़ोटो डालकर सामूहिक दुष्कर्म करने की बात कर रहे थे। एक ट्विटर यूजर ने ग्रुप के स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर डाल दिए। इसके बाद इस पूरे मामले का पता चला। इस बाबत दिल्ली महिला आयोग ने भी मामले के सामने आने पर इंस्टाग्राम के साथ दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर दिया है। तो ये एक नए तरह की चुनौती है जो नई तरह की टेक्नोलॉजी में, नए तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म में के रूप में हमारे सामने आ रही है। हमारे बच्चों को इस तरह से एजुकेट नहीं किया जा रहा है कि मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। ये मीडिया लिटरेसी का मामला है, मीडिया साक्षरता का मामला है। लोगों को जागरूक बनाने की ज़रूरत है, बच्चों को ख़ास तौर पर जागरूक बनाने की ज़रूरत है और बच्चों में भी, छात्राओं, लड़कियों, महिलाओं को बहुत ज़्यादा जागरूक बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर इस तरह की अश्लील चीज़ें होती हैं। और ये मतलब आप जो कि छोटे बच्चे हैं, ये 15-16 साल की उम्र के बच्चे हैं, बहुत बड़ी उम्र के बच्चे नहीं हैं, और ये गैंग रेप की योजना बना रहे थे उस चैट रूम में। कितना भयानक है हमारे युवाओं के मानसिक सोच का ये नज़ारा। आप देखिए कि ये कहाँ तक ले जा सकता है, किस तरह से उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ धकेल रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय होना चाहिए सरकार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। और इस बारे में सोचा जाना चाहिए कि किस तरह से हम अपने युवाओं को इस मामले में जागरूक करें, उनको ट्रेंड करें कि अगर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे इस्तेमाल करें और कैसे अपना नुकसान होने से उनको बचना चाहिए। क्या क्या डूज़ हैं, क्या क्या डोंट्स हैं, ये उनको बताए जाने की ज़रूरत है। क्या करें और क्या नहीं करें, क्या करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी उनको बताए जाने की ज़रूरत है। और ये मामला भी एक तरह से आप मानिए कि एक टेस्ट केस की तरह हो सकता है। इसको बड़े पैमाने पर क्या मामला था, कैसे हुआ, कौन लोग थे, किस वजह से ऐसा कर रहे थे, इसको प्रचारित करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे जानें और आगे के लिए सचेत रहें। और आइए अब आज की आखिरी खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करते समय केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि इससे आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। इस बेबुनियाद तर्क का विरोध उस समय भी किया गया था, लेकिन हाल की आतंकवादी वारदातों ने साबित कर दिया है कि घाटी में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कई गुट एकजुट हो गए हैं। हाल में हंदवाड़ा में लगातार 2 दिनों में 2 आतंकवादी हमले हुए। पहले रविवार को सुरक्षा बलों के 5 और इसके अगले दिन यानी सोमवार को 3 लोग शहीद हुए। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर स्तर तक के अधिकारी थे। सुरक्षा जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक नया संगठन इन हमलों के पीछे है। इस आतंकवादी गुट में कई छोटे मोटे गुट के लोग शामिल हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है। कहने को ये आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं, आतंकवादी संगठन एकजुट हो गए हैं, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और सामाजिक हालात की पृष्ठभूमि के साथ इन घटनाओं को देखना चाहिए। ये केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की लापरवाही या उनकी असफलता का द्योतक नहीं है, बल्कि ये जो कुछ भी हमने जम्मू कश्मीर में किया है हमारी सरकार ने, उसके भी नतीजे हैं। जिस तरह से एक तरफा ढंग से धारा 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीन लिया गया, उसको टुकड़ों में बांट दिया गया, इसका गुस्सा वहाँ के नौजवानों में, वहाँ के लोगों में है और वो कहीं ना कहीं इस रूप में मैनिफेस्ट करेगा कि इस रूप में निकलेगा, क्योंकि वो ये हज़म करने वाली बात नहीं है अपनी आज़ादी को खोना। जो धारा 370 के तहत उन्हें मिली हुई थी उसको छीन लिया गया है, बगैर उनसे बातचीत किए
एक तरह से आप कहिए कि उनको धोखा देकर, क्योंकि ये कमिटमेंट था हमारी सरकारों का, पूर्व की सरकारों का, और उसके तहत ये सब उनको जो स्वायत्तता मिली हुई थी उसको हमारी सरकार ने एक झटके में ले लिया। तो लोगों में गुस्सा है और वो इस तरह से कभी ना कभी निकलेगा ही। ये उस समय भी आशंका थी कि ये होगा और अब हम इसको होते हुए देख रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि ये बढ़े ना, और केंद्र सरकार अपने नज़रिए को थोड़ा दुरुस्त करें, वो रीच आउट करें, लोगों से मिलें, उनको समझाएं और जितनी भी स्वायत्तता बहाल की जा सकती हो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हो सके तो 370 को वापस से उनको दिया जाना चाहिए, विशेष दर्जा राज्य को मिलना चाहिए और पुरानी स्थिति बहाल करके बातचीत करके इस मामले का समाधान करना चाहिए। अन्यथा कश्मीर का मसला एक कोई छोटे राज्य का कोने का हिस्सा नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद का भी हिस्सा है और अगर हम इसमें अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो इसके बहुत सारे बुरे परिणाम हमें, हमारी पुलिस को, हमारी सेना को, जनता को भुगतने पड़ सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज की बड़ी खबरों का विश्लेषण। सुनिए सच में। कल हम फिर आएंगे कल की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि सुनिए सच में हम और आप फिर से मुखातिब हो गए। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।